हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग सक्सेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं जोड़ दो और सभी को जगा दो, सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, सभी को वीडियो शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। सभी ग्रुपों में करने वाले हैं तो चंद लाइनों के साथ अपन इस सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, वो चंद लाइनें कुछ ऐसी हैं कि चुनौतियों को स्वीकार करो और सफलता पानी है तो चुनौतियों को स्वीकार करना सीखें। सफलता पानी है तो चुनौतियों को स्वीकार करना सीखें और मंजिल अपने आप मिल जाएगी, तुम बस प्रयास करते रहो। ठीक है, मंजिल अपने आप मिल जाएगी, तुम बस प्रयास करते रहो। प्रयास करते रहें, पढ़ते रहें। तो लेते हैं राम का नाम और करते हैं आज के नए सिस्टम की शुरुआत। उस सिस्टम का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत आउटर नेजल के नोज से होती है, यानी कि एक्सटर्नल नोज से होती है और एल्वेलाई तक जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की एल्वेलाई तक अपन बात करने वाले। जनरली अपन बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम करता क्या है। रेस्पिरेटरी सिस्टम करता क्या है, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे इसका जवाब दें। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम, सबसे पहला काम है भाई एक्सचेंज गैसेज। ठीक है, अब गैसेज में क्या आता है, जैसे अपन ने इंस्पायरेशन किया, सांस अंदर ली, सांस अंदर लेने के दौरान अपन ने क्या क्या इंस्पायर किया, CO2 भी जाती है, ठीक है, O2 भी जाती है, N2 भी जाती है, सब कुछ जाता है। ठीक, CO2 कितना परसेंट जा रही है, O2 कितना परसेंट जा रही है, इन चीज़ों पे अपन आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब गैसेज एक्सचेंज के अगर अपन बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें आती हैं। दो चीज़ें क्या आती है, एक तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आता है और एक इंटरनल रेस्पिरेशन आता है। ठीक है, अब इंटरनल रेस्पिरेशन की अगर अपन बात करते हैं, इंटरनल, जैसे पहला अपन शुरुआत करते हैं। शुरुआत कहाँ से करेंगे अपन, फंक्शन से शुरुआत करते हैं। किससे, फंक्शन से शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहला फंक्शन होता है इसका गैसेज एक्सचेंज। क्या होता है, गैसेज एक्सचेंज। ठीक है, ये किस प्रकार से होता है, अब छोटी सी बात है, इंपोर्टेंट बात है, समझ लीजिएगा। एक तो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करें अपन, अगर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करें अगर अपन, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में होता क्या है एक्चुअली, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है गैसेज एक्सचेंज। क्या, गैसेज एक्सचेंज बिटवीन कैपिलरी, यानी कि पल्मोनरी कैपिलरीज एंड एल्वेलाई। मेरे कहने का मतलब सादा सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूँ कि जो एक्सचेंज होता है, यानी कि गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो किस किस के बीच में होता है, पल्मोनरी कैपिलरीज और एल्वेलाई के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, जो उसको अपन बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, इसको लिख देते हैं अपन, एक्सचेंज बिटवीन पल्मोनरी कैपिलरीज एंड एल्वियोलाई। ठीक है, तो गैसेस का पल्मोनरी कैपिलरीज और एल्वियोलाई के बीच में अगर एक्सचेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे अपन क्या, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब सेकंड बात आती है इंटरनल रेस्पिरेशन की। इंटरनल रेस्पिरेशन होता क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन होता है बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरीज एंड एल्वियोलाई टिश्यू, एल्वियोलाई एंड टिश्यू। ठीक है, क्या होता है, सिस्टमिक कैपिलरीज होती है और एल्वियोलाई और टिश्यू के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं अपन क्या, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये बात करिए अपन ने, इसको भी लिख देते हैं अपन। ठीक है, एक्सचेंज बिटवीन सिस्टमिक, क्या, सिस्टमिक कैपिलरीज एंड एल्वियोलाई एंड टिश्यू। ठीक है,
इन चीज़ों को अपन आगे डिस्कशन करेंगे, एक पूरा टॉपिक इन्हीं चीज़ों पे अपन लेके आते हैं, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझना है कि गैसेज एक्सचेंज कैसे करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब पहला फंक्शन अपन ने पढ़ लिया गैसेज एक्सचेंज का। अपन दूसरी बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे बाहर से कोई कुछ भी डस्ट सेल अगर अपन इनहेल कर लेते हैं, जैसे कि अपन ने सांस ली यानी कि इंस्पायर्ड किया, इंस्पायरेशन जिस टाइम पे होता है उस टाइम पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हजारों लाखों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, डस्ट सेल जो होती है वो शरीर में प्रवेश करती है, ठीक है। अब उन सभी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और डस्ट सेल से प्रोटेक्शन देने के लिए अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर फाइन हेयर होते हैं। क्या होते हैं? फाइन हेयर होते हैं। इन चीज़ों पे अपन आगे डिस्कशन करेंगे अच्छे से। फाइन हेयर होते हैं और क्या होते हैं? सीलिया होते हैं, ठीक है। और अंदर अगर अपन जाते हैं, लंग्स के अंदर अपन अगर जाते हैं तो एल्वेलाई के अंदर मैक्रोफेजेस प्रोटेक्शन होता है। क्या होता है? मैक्रोफेजेस की सेल होती है जिसको नाम देते हैं अपन क्या नाम देते हैं? डस्ट सेल बोलते हैं उसको, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में डस्ट सेल होती है, मैक्रोफेजेस का काम करती है, और ये डस्ट सेल ही आउटर जो एनवायरनमेंट से अपन इंस्पिरेशन के दौरान जो चीज़ें इनहेल कर लेते हैं उन चीज़ों से अपन को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। और प्रोटेक्शन कैसे देता है समझिएगा मेरी बात को। सीलिया कैसे प्रोटेक्ट करता है? सीलिया जो होता है 2 से लेके 10 माइक्रोन तक के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। और जो फाइन एयर होते हैं वो मोर देन 10 माइक्रोन साइज के पार्टिकल्स को अंदर आने से रोकता है, ठीक है। ये जो सीलिया होते हैं ना, सीलिया किससे बनते हैं अपन ये भी देख लेते हैं। क्या ये जो सीलिया होते हैं ना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, सीलिया बनते हैं डायरीन प्रोटीन से। किससे बनते हैं? डायरीन प्रोटीन करके एक प्रोटीन होता है उससे मेडअप होते हैं, ठीक है। किससे होते हैं? डायरीन प्रोटीन से ये सीलिया बने होते हैं। अगर किसी पेशेंट में या किसी भी इंसान के अंदर अगर ये सीलिया एब्सेंट होते हैं, इसी सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं अपन, किसी भी सिस्टम को ले लेते हैं अपन, ठीक है। अगर ये सीलिया एब्सेंट होते हैं तो इसको क्या कहते हैं अपन? कार्ट गेनर सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्ट गेनर सिंड्रोम कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? एब्सेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सीलिया एंड एनी अदर सिस्टम सीलिया, इसको क्या कहते हैं? कार्ट गेनर सिंड्रोम कहते हैं। ये किसी भी पर्सन के अंदर हो सकता है, ठीक है। और अपन ने बात करी प्रोटेक्शन की, ठीक है। प्रोटेक्शन कैसे किया? सेकंड फंक्शन प्रोटेक्शन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डस्ट पार्टिकल। क्या? डस्ट पार्टिकल। अब अपन ने बात करी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डस्ट पार्टिकल। अब डस्ट पार्टिकल भी एक कुछ सीमा होती है उनकी। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी एक सीमा होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी एक सीमा होती है कि कहाँ तक वो इनको कवर कर पाता है। अब इसमें जो फाइन हेयर होते हैं, फाइन हेयर जो होते हैं, ये फाइन हेयर जो होते हैं ये फाइन 10 मोर देन 10 माइक्रोन के ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन देता है। क्या देता है? मोर देन 10 माइक्रोन प्रोटेक्शन, ठीक। और जो सीलिया होते हैं, सीलिया के अपन ऊपर बात करिए, सीलिया जो होते हैं ये प्रोटेक्शन देते हैं 2 to 10 माइक्रो के लिए, ठीक। या फिर अपन बोलते हैं डस्ट पार्टिकल, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक। और तो फाइन एयर इसमें आ गया, सीलिया इसमें आ गया। और थर्ड चीज अपन ने बात की थी किसकी? मैक्रोफेजेस प्रोटेक्शन। मैक्रोफेजेस प्रोटेक्शन जो होता है, एल्वेलाई के अंदर जो सेल होती है उसको डस्ट सेल बोलते हैं अपन। और डस्ट सेल हर सिस्टम में एक मैक्रोफेजेस सेल होती है। आपको पता है हर सिस्टम में एक मैक्रोफेजेस सेल होती है। जैसे कि लंग्स की अपने डस्ट सेल पढ़ लिया, और लीवर की अपने कूपर सेल पढ़ते हैं, ठीक है। बोन के अंदर जो ओस्टियोक्लास्ट होती है, ठीक। प्लेसेंटा के अंदर मैक्रोफेजेस का काम कौन करती है भाई? होपबोर सेल होती है। क्या होती है? होपबोर सेल। और सीएनएस के यानी कि ब्रेन के अंदर होती है माइक्रोग्लियल सेल।
ठीक है, वो प्रोटेक्शन करती है। और आउटर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये चीज़ें काफ़ी काम आती है आगे जाके, ठीक है। स्प्लीन के अंदर लीटर सेल होती है, ठीक है, माइक्रोफेजेस का काम करती है, ठीक बात। और रेस्पिरेटरी सिस्टम का अगला काम देखो, इसको देख लो एक बार, फिर अपन हटा देंगे इसको। तो लिख लिया आपने, देख लिया मतलब, तो उसको इरेज कर लेते हैं और अगले फंक्शन पे चलते हैं। अब अगला फंक्शन क्या होने वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम का, आप सोचें और बताएं मुझे। जनरल सी चीज़ें हैं, सबको पता होती है ये चीज़ें तो, ठीक है। आप बताएं मुझे, नीचे कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और जोड़ दो सभी को भाई, आप जोड़ ही नहीं रहे हो, किसी को शेयर ही नहीं कर रहे हो यार, ऐसे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। फिर मैं भी कैसे मोटिवेट होऊंगा आपके लिए कुछ नई चीज़ें लाने के लिए, कैसे काम चलेगा फिर ऐसे। तो आप जोड़ दो जल्दी से, ठीक है। और अगला फंक्शन क्या होगा, देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प करता है किसके अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प करता है जैसे कि अपने इंस्पायरेशन के दौरान जो गर्म हवा बाहर से ली, इंस्पायरेशन के दौरान जो हवा अपन ने बाहर से इनहेल करी है वो गर्म होती है, ठीक है। आउटर एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर रहता है वो अलग होता है, अपना बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। उसको ह्यूमिडिफाई करता है, क्या करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए, तो ये अगला फंक्शन अपन देख लेते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम help in the humidifying of वार्मिंग एयर, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प करता है, जो गर्म हवाएं अपन बाहर से इनहेल करते हैं उनको ठंडा करता है, ठीक है। ठंडा करके अपन को जैसा अपन को फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंदर सीलिया भी होते हैं और फाइन हेयर भी होते हैं, तो उनको भी दिक्कत आती है फिर, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एक हेल्प करता है, जो गर्म हवाएं होती है उनको अंदर आती हैं तो वो उन्हें ठंडी कर देता है, ठीक है। और अगला फंक्शन क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, अगला फंक्शन ये होता है कि सेंस ऑफ स्मेल करवाता है अपन को, ठीक है। क्या करवाता है, सेंस ऑफ स्मेल करवाता है, जिसको अपन ऑल्फैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्शन बोलते हैं। आज थोड़ी सी तबीयत खराब है तो मामला थोड़ा सा गंभीर है, ठीक है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प इन सेंस ऑफ स्मेल, इसको क्या बोलते हैं अपन, ऑल्फैक्शन। क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्शन, ठीक। रेस्पिरेटरी सिस्टम किसी भी सेंस का अपन को, किसी भी स्मेल का सेंस करवाता है अपने को, यानी कि कोई चीज अपने को दिखी और उस चीज की अगर अपने को खाने पीने की चीजें कुछ भी हुआ, गंदा कचरा हुआ, कुछ भी चीज हुई अपने सामने, ठीक है, तो अगर वो उस चीज की स्मेल आ रही है तो उसका सेंसेशन कौन करवाता है अपन को, रेस्पिरेटरी सिस्टम ही करवाता है अपने को, ठीक है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम का अगला काम होता है वॉइस प्रोडक्शन करने का, आगे अपन पढ़ेंगे, लेरिक्स वोकल कॉर्ड होती है, उसके अंदर वॉइस का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प करता है एसिड बेस बैलेंस बनाने में। क्या करता है, एसिड बेस बैलेंस बनाने में। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पे भी अपन बात करेंगे, ठीक है। 6 नंबर फंक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प इन वॉइस प्रोडक्शन। क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प करता है वॉइस प्रोडक्शन करने में। और अगला फंक्शन क्या होगा अपना, हेल्प इन एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। एसिड बेस बैलेंस बनता है इसके। अब कैसे बनता है इस चीज पे अपन बात करते हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प करता है एसिड बेस बैलेंस
मेंटेन करने के लिए। वो कैसे होता है, वो मैकेनिज्म होती है, और वो मैकेनिज्म क्या है, हाइपर वेंटिलेशन और हाइपो वेंटिलेशन। जब पेशेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइपर वेंटिलेशन करता है, ठीक है, जब पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपर वेंटिलेशन करता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 का बॉडी से रिमूवल होना होता है, बॉडी से CO2 का बहुत ज़्यादा मात्रा में रिमूव होती है, और वो क्या लीड्स करती है बॉडी में, लेस अमाउंट ऑफ कार्बनिक एसिड। यानी कि इफ पर्सन hyperventilate more, if person hyperventilate more when excess removal of CO2 which lead less amount carbonic acid in body, ठीक है, and cause respiratory alkalosis। समझे मेरी बात को? जब पेशेंट, एक बार लिख के मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, यहाँ तक देख लिया अपन ने, एसिड हेल्पिंग एसिड बेस बैलेंस काम करता है, इसी को आगे लिख लेंगे अपन यहाँ से आगे, ठीक है, आगे लिख लेंगे इसको, और आगे अपन बात करते हैं एसिड बेस बैलेंस एक्चुअल होता कैसे, ठीक है। अब एसिड बेस बैलेंस अब एक्चुअल में यह होगा कैसे, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम help in acid base balance with the help of mechanism, और वो मैकेनिज्म क्या होती है, हाइपर या फिर हाइपो वेंटिलेशन, ठीक है, हाइपर या हाइपो वेंटिलेशन। अब पर्सन अगर, जैसे कि अपन यहाँ बात करी हाइपर या हाइपो, अब पहले सबसे पहले अपन हाइपर की बात कर लेते हैं। अब जब पेशेंट हाइपर वेंटिलेशन करेगा तो पेशेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में जोर जोर से सांसें लेने लगता है, ठीक है। जब पेशेंट हाइपर वेंटिलेशन करता है तो उस कंडीशन में पेशेंट एक्सेसिव क्या करता है, एक्सेसिव रिमूवल ऑफ CO2, काफ़ी मात्रा में CO2 का रिमूवल होता है बॉडी से, जो क्या करता है, विच लीड लेस अमाउंट ऑफ कार्बनिक एसिड। इन चीज़ों को आगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे। कार्बनिक एसिड क्या होता है, CO2 कैसे रिटेन हो रही, कैसे नहीं हो रही। जैसे कि अपन ने कोई भी एग्जांपल ले लिया, अपन ने किसी भी पेशेंट को अस्थमा हो रहा है तो रेस्पिरेटरी अगर प्रॉब्लम होती है तो उन चीज़ों में ये वहाँ से कोरिलेटेड होता है, ठीक है। काफ़ी सारी कंडीशन होती है, जैसे किडनी फेलियर होगी किसी पेशेंट की, और वहाँ से मैकेनिज्म, कंपनसेट मैकेनिज्म इसके ऊपर डाल दी जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको हैंडल करेगा, उसको पीएच को नॉर्मल बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, कैसे क्या करना है, कितनी पीएच मेंटेन करके रखनी है, ठीक है, और कितना CO2 देना है, कितना ऑक्सीजन देना है, सब कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर ही चलता है, ठीक है। सेकेंड, अपन इस कंडीशन से कौन सी मैकेनिज्म, कौन सा प्रोसेस चालू होगा बॉडी के अंदर, एक्सेसिव रिमूवल ऑफ CO2 विच लीड लेस अमाउंट ऑफ कार्बनिक एसिड। मतलब CO2 तो निकल गई, ठीक है, CO2 निकल गई तो कार्बनिक एसिड कम हो गया, तो कम होने के टाइम पे यहाँ पर होगा अपना रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। आप घबराएं नहीं, चिंता ना करें, आगे अपन इनको डिटेल से पढ़ेंगे हर चीज़ को। इसका एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा मैं आपके लिए, अच्छे से समझाएंगे इसको। ये फंडामेंटल का टॉपिक है एक्चुअली, ठीक है, अपन अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक। और सेकंड अपन हाइपो की बात कर लेते हैं, इसमें देख लीजिए थोड़ा सा, फिर इसको मिटा देते हैं अपन। चलिएगा इसको हटा देते हैं अपन, ऊपर से देखेंगे थोड़ा सा नीचे दिक्कत आएगी, ठीक है। हाइपर पढ़ लिया अपन ने, अब बात करते हैं अपन हाइपो की। हाइपो में क्या होगा, इफ ए पर्सन
if a person hypoventilated excessive retention of CO2 which leads more amount form of कार्बोनिक एसिड। ठीक है, दो बातें अपन ने यहाँ पे की, क्या की, और इससे क्या होगा, दैट कॉज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या होगा भाई, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। दो बातें अपन यहाँ की, एक तो हाइपर की, एक हाइपो की। अब हाइपर में क्या हो रहा था, पेशेंट जब बहुत ज्यादा हाइपर वेंटिलेटेड होता है तो वहां से बहुत ज्यादा मात्रा में CO2 का रिमूवल होता है। तो CO2 का जब रिमूवल हो जाता है तो लेस अमाउंट कार्बनिक एसिड बनने लग जाता है, वो क्या करता है, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस करता है। ठीक है, सेकंड बात अपन ने करी कि अगर कोई पर्सन हाइपो वेंटिलेटेड होता है, सांसें धीरे हो जाती है या फिर उसकी रेट कम हो जाती है। दो चीजें हैं, इन चीजों को अपन आगे अच्छे से रिकवर करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हाइपो और हाइपर वेंटिलेटेड ये चीजें याद रखिए। ठीक है, आगे अपन इनको चर्चा करेंगे अच्छे से। अगर पर्सन, दूसरी बात अपन ने की, अगर पर्सन हाइपोवेंटिलेटेड हो रहा है तो उसके अंदर CO2 का रिटेंशन हो रहा है। बहुत सारी बीमारी में होता है हालांकि CO2 का रिटेंशन। ठीक है, अगर CO2 का रिटेंशन होगा तो ये CO2 क्या करेगी, मोर एक्सेसिव अमाउंट के अंदर कार्बनिक एसिड को बनाएगी। ठीक है, और ये क्या कॉज करेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक एंडोक्राइनल सिस्टम भी होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक एंडोक्राइनल सिस्टम फंक्शन भी होता है, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन का हार्मोन का सिक्रेशन करवाना। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आल्सो डू सम एंडोक्राइनल फंक्शन। क्या, इसको भी लिख देते हैं अपन साथ में। अगला फंक्शन है अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम also do work just looking like a wow, नहीं है यहाँ पर, just like endocrine secretion प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, ये हुए इसके फंक्शन। अब फंक्शनों में अपन ने शुरू से पढ़ा है, फंक्शन में क्या क्या होते हैं फंक्शन, शुरू से अपन फंक्शन सबसे अगर पहले से अपन बात करें तो गैसेज एक्सचेंज अपन ने पढ़ा। ठीक है, गैसेज एक्सचेंज अपन ने पढ़ा। और सेकंड अपन ने पढ़ा प्रोटेक्शन करता है। प्रोटेक्शन कैसे करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से करता है और डस्ट सेल से करता है। डस्ट सेल से भी करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी करता है। ठीक है, अच्छे समझो, फाइन हेयर होते हैं इसके अंदर, फाइन हेयर प्रोटेक्शन करते हैं, मोर देन 10 माइक्रोन साइज के जो पार्टिकल होते हैं उनसे प्रोटेक्शन करते हैं। और इसके अंदर सीलिया प्रोटेक्शन करता है। जो सीलिया प्रोटेक्शन करता है ये 2 से लेके 10 माइक्रोन के जो पार्टिकल होते हैं उनसे प्रोटेक्शन करता है। ये चीजें अपन ने पढ़ी। और मैक्रोफेजेस के लिए अपन ने डस्ट सेल, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो मैक्रोफेजेस की जो सेल होती है उसको डस्ट सेल बोलते हैं। ठीक है, और काफी सारी सेल मैंने आपको बताई। ठीक है, और मैंने एक केट गेनर सिंड्रोम भी नई चीज मैं आपके लिए लेके आया। केट गेनर सिंड्रोम क्या होता है, एब्सेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सीलिया एंड एनी अदर सिस्टम सीलिया, इसको क्या बोलते हैं अपन, केट गेनर सिंड्रोम। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि जो सीलिया होते हैं वो एक डायरीन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ठीक है, जो वे आता है, जो ट्रेकिया में अंदर कुछ भी दिक्कत आती है, कोई भी पार्टिकल अंदर जाता है तो यहाँ पे एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है। ये एक्सेसिव प्रोडक्शन कैसे होता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऐसे होता है कि कोई सा भी सिस्टम ले लो आप, कोई सा भी सिस्टम में, जैसे कि ये लेयर होती है 1 2 3, ये होगी म्यूकोसा, ये सब म्यूकोसा, और ये मसल्स लेयर होती है। अब ये जो म्यूकोसा होती है, सब म्यूकोसा होती है, इसके बीच में गोबलेट सेल प्रेजेंट होती है। क्या होती है, हालांकि म्यूकोसा भी होती है, बाकी बीच में
देखने को मिलती है। गोबलेट सेल जो होती है ये सिक्रेशन करती है, ठीक है। गोबलेट सेल होती है जो सिक्रेशन करती है, और ये सिक्रेशन प्रोटेक्शन करता है वहां पर। इस तरीके से प्रोटेक्शन चलता है अंदर, ठीक है। गोबलेट सेल जो सिक्रेट करती है फ्लूइड, उसकी वजह से प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। और अंदर जो नीचे अब अंदर जो बात करी अपन ने एल्वेलाई के अंदर, तो वहां पर मैक्रोफेज, अगर कोई पार्टिकल अगर नीचे तक पहुंच गया एल्वेलाई तक, तो उसका प्रोटेक्शन एल्वेलाई के ऊपर होता है, और वहां पर मैक्रोफेज सेल प्रेजेंट होती है, डस्ट सेल जिनको बोलते हैं अपन, वो वहां पर उसका खात्मा कर देती है, या फिर उसको एक्सेसिव फ्लूइड बना के वापस से कफ रिफ्लेक्स स्टिमुलेट करके और वापस से बॉडी से आउट कर देती है, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जनरल नॉलेज अपन ने ली है। अब कल से अपन एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे और एक एक टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। कल का टॉपिक होगा अपना, कल या परसों, कल मैं कंफर्म नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। बाकी कोशिश करूंगा आपके लिए कल वीडियो लाने की, ठीक है। कल अपन लेके आएंगे। हाँ, कुछ चीजें अभी बाकी है, इसका एक बार देख लीजिए आप। इसका डिवाइडेशन भी कर देते हैं अपन हाथों हाथ, ठीक है। डिवाइडेशन होता है 2 पार्ट के अंदर। कैसे? रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिवाइडेशन होता है 2 पार्ट के अंदर। अब वो 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है। क्या होता है? अपर 2 पार्ट में डिवाइडेशन कर देते हैं, ठीक है। एक तो होता है आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? अपर वाले में आता है नोज, इसी में नेजल कैविटी आ जाएगी। आप क्या आ जाएगी? नेजल कैविटी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है नोज आ गया। नोज के बाद आगे आता है नेजल कैविटी, फिर नेजल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आता है लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद आता है ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस, एल्वेलाई, फिर लंग्स। क्या आता है? नेजल कैविटी के बाद क्या आएगा? फेरिंग्स, ठीक है। उसके बाद आता है लैरिंग्स। क्या आता है? और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात अपन करें अपन, तो इसमें आता है ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एंड एल्वियोलाई। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर क्या पढ़ा अपन ने? सबसे पहले ट्रेकिया। इन चीजों को अपन डीप में पढ़ने वाले हैं अच्छे से। एक एक वीडियो लेके आऊंगा मैं आपके लिए, छोटी छोटी वीडियो लेके आऊंगा जिसमें कुछ जैसे पर्टिकुलर ट्रेकिया के ऊपर अपन ने बात कर ली, ट्रेकिया के ऊपर ही अपन बात करेंगे शुरू से लेके लास्ट तक कि कौन से लेवल पे होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है। इन चीजों पर अपन अच्छे से बात करने वाले हैं, ठीक है। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर फिर लास्ट में एल्वेलाई के बाद में लंग्स की भी अपन अलग से वीडियो लाएंगे, ठीक है, आपके लिए। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिवाइडेशन कर दिया अपन ने। लोअर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर नोज आता है, नेजल कैविटी आता है, लेरिंग्स आता है, फेरिंग्स आता है। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? ट्रेकिया से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। और ब्रोंकाई उसके बाद आती है, ब्रोंकियोल्स आती है, एल्वेलाई आती है, ठीक है। और लंग्स उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी जनरल जानकारी ली अपन ने। क्या ली? जनरल जानकारी अपन ने ली रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो आप सभी वीडियो अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो लोगों को शेयर कीजिए, सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें हमारे साथ। और कल या परसों के अंदर वापस से अपन इसकी एक पर्टिकुलर सिस्टम के हिसाब से अपन पर्टिकुलर छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से एक, जैसे कि कल नोज ले लेंगे तो नोज को पूरा डीपली तक पढ़ेंगे अपन। इंटरनल नोज, आउटर नोज, एक्सटर्नल नोज, ठीक है, नेजल कैविटी, ओरोफेरिंग्स, ये वो, ठीक है। बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अपन एक छोटी छोटी चीजों के माध्यम से आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ समय की सीमाएं आज समाप्त होती है और आज मैं यहीं पे आपसे अलविदा चाहता हूँ। और इसी 2 लाइनों के साथ आज मैं सेशन का यहीं भी विराम होगा कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास में चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो सभी लोगों को शेयर कीजिए, सभी भाइयों बहनों को
जोड़े हमारे साथ और ऐसे ही हमारे साथ प्यार बनाए रखें आपका। फिर मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ काल।